तो आज जो नोट्स हमारे पास हैं उनमें ज्योतिष की एक बड़ी अनोखी और गहरी तकनीक दी गई है जिसे कहते हैं पुत्र सहम। ये एस.एन. पांडे के नोट्स हैं और इनमें बताया गया है कि कैसे किसी की कुंडली से संतान के जन्म का संभावित समय पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, बिल्कुल। लेकिन जब मैंने नोट्स पर नजर डाली तो पता चला कि इसमें कई पेंच हैं। तो आज का हमारा मिशन इस पुत्र सहम की पहेली को सुलझाना है। ये है क्या, इसकी गणना के पीछे का लॉजिक क्या है, और सबसे जरूरी, क्या ये वाकई काम करता है? चलिए इस दिलचस्प तकनीक की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। सहम का मतलब ही होता है एक संवेदनशील बिंदु जो कुंडली में गणित से निकाला जाता है। अच्छा। तो पुत्र सहम संतान से जुड़ा एक ऐसा ही गणितीय बिंदु है। ज्योतिष की पारंपरिक मान्यता ये है कि जब ब्रह्मांड में ग्रहों के राजा बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, गोचर में यानी अपनी मौजूदा चाल में इस खास बिंदु को सक्रिय करते हैं तो वो संतान प्राप्ति का समय हो सकता है। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे निकालने और इस्तेमाल करने के नियम पुरुषों और महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग हैं। आज हम इन्हीं बारीकियों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी पर आते हैं कि ये बिंदु कुंडली में ढूंढा कैसे जाता है। नोट्स में 2 अलग-अलग फॉर्मूले दिए हैं, एक दिन में जन्मे लोगों के लिए और एक रात में जन्मे लोगों के लिए। ये दिन और रात का फर्क क्यों है? क्या ग्रहों का प्रभाव बदल जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्योतिष में दिन और रात को बहुत महत्व दिया जाता है। दिन का कारक सूर्य है और रात का चंद्रमा। सही। इसी तरह गुरु को दिन का ग्रह माना जाता है और चंद्रमा को रात का। इस तकनीक का लॉजिक इसी पर आधारित है। दिन के जन्म के लिए फॉर्मूला गुरु को ज्यादा महत्व देता है। अच्छा। इसमें लगन, गुरु और चंद्रमा के अंशों का इस्तेमाल होता है, जिसमें चंद्रमा के अंश को घटाया जाता है। और रात के जन्म में? रात के जन्म के लिए फॉर्मूला चंद्रमा को ज्यादा महत्व देता है। इसमें भी उन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार गुरु के अंश को घटाया जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ रैंडम गणित नहीं है, इसके पीछे एक सिद्धांत है कि दिन के जन्म में गुरु बलवान है और रात में चंद्रमा। लेकिन नोट्स में एक और नियम का जिक्र है जिसे छिपा हुआ नियम कहा गया है। ये क्या चीज है जो पूरी गणना को बदल सकती है? हाँ, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सिर्फ फॉर्मूला लगाना काफी नहीं है। गणना करने के बाद आपको कुंडली के नक्शे को देखना पड़ता है। नियम ये है, जिस ग्रह को आप फॉर्मूला में घटा रहे हैं, आपको कुंडली में उस ग्रह से दूसरे ग्रह तक सीधी दिशा में चलना है। 1 मिनट, सीधी दिशा मतलब राशियों के क्रम में, जैसे मेष से वृषभ, वृषभ से मिथुन, पीछे नहीं जा सकते। बिल्कुल, हमेशा आगे की तरफ। तो दिन के जन्म में हम चंद्रमा को घटाते हैं, इसलिए हम चंद्रमा से गुरु तक का रास्ता देखेंगे। ठीक है। रात के जन्म में हम गुरु को घटाते हैं, इसलिए हम गुरु से चंद्रमा तक का रास्ता देखेंगे। और हमें बस ये जांचना है कि इस रास्ते में लग्न यानी कुंडली का पहला घर बीच में आता है या नहीं। और अगर लग्न बीच में आ जाए या ना आए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यही सबसे बड़ा पेच है। अगर लग्न रास्ते में नहीं आता है तो आपने जो भी उत्तर निकाला है वो अधूरा है। अधूरा? हाँ, आपको उसमें 30 अंश यानी एक पूरी राशि जोड़नी होगी। और अगर लग्न बीच में आ जाता है तो आपका उत्तर सही है और उसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का करेक्शन फैक्टर है। वाह, मतलब बिना कुंडली के नक्शे को देखे आप सही जवाब निकाल ही नहीं सकते। ये तो थ्योरी है, पर असल में ये कैसे काम करता है? मुझे लगता है असल कुंडली में इसे लगाकर देखने से ये बात साफ होगी। हाँ बिल्कुल। नोट्स में कुछ उदाहरण हैं, है ना? हाँ, 2 उदाहरण हैं जो इस नियम को बहुत अच्छे से समझाते हैं। पहले उदाहरण में, जो दिन के जन्म का था, ग्रहों की स्थिति ऐसी थी कि जब चंद्रमा से गुरु तक का रास्ता देखा गया तो लग्न ठीक बीच में आ रहा था। तो इसका मतलब उस केस में कोई एक्स्ट्रा 30 अंश जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, गणना सीधी रही होगी। एकदम। फॉर्मूले से जो उत्तर आया वही फाइनल था। गणना करने पर पुत्र सहम कन्या राशि में स्थापित हुआ। लेकिन दूसरा उदाहरण ज्यादा दिलचस्प है, जो रात के जन्म का है। वहां ये छिपा हुआ नियम पूरी कहानी बदल देता है। कैसे? क्या हुआ उस कुंडली में? वो रात के जन्म की कुंडली थी, तो हमें गुरु से चंद्रमा तक का रास्ता देखना था, और ग्रहों की स्थिति ऐसी थी कि लग्न उस रास्ते के बीच में नहीं आ रहा था, वो रास्ते के बाद पड़ रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर वो 30 अंश जोड़ने वाला नियम लागू हो गया। हाँ, और यहाँ एक और मजेदार बात हुई। जब फॉर्मूला लगाया गया तो ग्रहों के अंशों की वजह से उत्तर माइनस में आ गया। एक मिनट, माइनस में उत्तर? ज्योतिषीय गणना में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसका कोई खास मतलब होता है या ये सिर्फ गणित का एक स्टेप है? ये बस गणित का एक स्टेप है, लेकिन ये नए सीखने वालों को उलझा देता है।
उत्तर आया था -1 राशि और 1 अंश। अब अगर ये छिपा हुआ नियम ना होता तो इसे हल करने की एक अलग प्रक्रिया होती। अच्छा। लेकिन क्योंकि हमें पता था कि लग्न बीच में नहीं आया है, तो हमें बस इसमें +1 राशि जोड़नी थी। तो -1 राशि में +1 राशि जोड़ने पर राशियां तो शून्य हो गई। सही पकड़ा, राशियां शून्य हो गई और बचा सिर्फ 1 अंश। ज्योतिष में शून्य या पहली राशि मेष होती है। तो हमारा अंतिम उत्तर आया मेष राशि में 1 अंश। अगर वो 1 राशि न जोड़ी जाती तो जवाब कुछ और ही होता। इस छोटे से नियम ने पूरी गणना का रुख ही मोड़ दिया। ये वाकई में बहुत सूक्ष्म है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये बिंदु निकालते कैसे हैं, तो इसका असल इस्तेमाल कैसे होता है? आपने शुरू में कहा था कि पुरुषों और महिलाओं के लिए नियम अलग है। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। हाँ, और ज्योतिष की कई पुरानी तकनीकों में ये अंतर देखने को मिलता है। पुरुषों की कुंडली के लिए नियम बहुत सीधा है। जब संतान का जन्म होना होता है, उस समय गोचर का गुरु यानी आसमान में उस समय चल रहा बृहस्पति इस पुत्र सेहम बिंदु पर अपना असर डाल रहा होता है। असर डालने से क्या मतलब है? क्या वो ठीक उसी बिंदु पर होता है? जरूरी नहीं, वो उस बिंदु पर हो सकता है या उस पर अपनी दृष्टि डाल सकता है। ज्योतिष में दृष्टि का मतलब है एक ग्रह की विशेष देखने की शक्ति जो उसकी अपनी जगह से दूर के घरों को भी प्रभावित करती है। गुरु के पास ऐसी कई दृष्टियां होती हैं। अच्छा। या फिर गुरु वक्री हो सकता है। वक्री यानी रेट्रोग्रेड, जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर पीछे की ओर चलता हुआ महसूस होता है। बिल्कुल। और जब गुरु वक्री होता है तो माना जाता है कि उसका प्रभाव अपनी पिछली राशि पर भी पड़ता है। नोट्स में जवाहरलाल नेहरू की कुंडली का उदाहरण है। उनका पुत्र सेहम मेष राशि में था। जब उनकी संतान का जन्म हुआ तब गोचर का गुरु तुला राशि में वक्री था। अच्छा। वक्री होने के कारण उसका प्रभाव कन्या राशि पर भी था और कन्या राशि से गुरु की सीधी दृष्टि मेष राशि पर यानी उनके पुत्र सेहम पर पड़ रही थी। ये तो बहुत सटीक कनेक्शन है। नोट्स में एक और दिलचस्प उदाहरण संजय गांधी का है। हाँ, और वो उदाहरण इस तकनीक की ताकत को दिखाता है। उनका पुत्र सेहम मेष राशि में था। संतान के जन्म के समय गोचर का गुरु सिंह राशि में था और वहां से अपनी नवी दृष्टि से सीधे पुत्र सेहम को देख रहा था। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिष के सामान्य नियम के अनुसार संतान के लिए गुरु का गोचर कुंडली के 5वें घर से संबंध बनाना चाहिए, लेकिन संजय गांधी के केस में गुरु का 5वें घर से कोई संबंध नहीं था। फिर भी संतान हुई। संबंध सिर्फ पुत्र सेहम से बन रहा था। मतलब ये तकनीक कभी-कभी ज्योतिष के सामान्य नियमों से भी ज्यादा सटीक काम कर सकती है। यह दिखाता है कि शायद ज्योतिष में एक नियम से बड़ा दूसरा नियम भी हो सकता है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं। यह दिखाता है कि ज्योतिष में कई परतें हैं। अब आते हैं महिलाओं की कुंडली पर, जहां लॉजिक पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, ये मुझे समझना है। पुरुषों के लिए हम सीधे गुरु का गोचर देखते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए हम पुत्र सहम के स्वामी को देखते हैं और उसका संबंध लग्न से। ये तो बिल्कुल अलग लॉजिक है। ऐसा क्यों? क्या नोट्स में इसका कोई कारण बताया गया? नोट्स में कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन पारंपरिक ज्योतिष के सिद्धांतों से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, गुरु को जीव कारक यानी जीवन देने वाला ग्रह माना जाता है, इसलिए पुरुषों की कुंडली में उसका सीधा संबंध देखा जाता है। वहीं लग्न यानी पहला घर व्यक्ति के शरीर और उसकी अपनी पहचान को दिखाता है। महिलाओं के संदर्भ में उनका शरीर संतान को जन्म देने का माध्यम है। शायद इसीलिए यहाँ पुत्र सेहम का संबंध लग्न या लग्नेश यानी लग्न के स्वामी ग्रह से देखा जाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि संतान की घटना सीधे उनके अपने अस्तित्व से जुड़ रही है। ये एक दिलचस्प व्याख्या है। तो महिलाओं के केस में नियम ये है कि पुत्र सहम जिस भी राशि में है, उस राशि का स्वामी ग्रह संतान जन्म के समय लग्न या लग्नेश को प्रभावित कर रहा होगा। हाँ, जैसे इंद्र नांदी की कुंडली में पुत्र सहम मीन राशि में था। मीन का स्वामी होता है गुरु। गुरु। जब उनके बेटे का जन्म हुआ उस समय गोचर का यही गुरु उनकी कुंडली के लग्नेश यानी चंद्रमा के साथ युति में था। युति मतलब कंजंक्शन, यानी दोनों ग्रह एक ही घर में साथ बैठे थे। ये एक बहुत मजबूत योग लगता है। जब पुत्र सहम का स्वामी और लगन का स्वामी एक साथ आ जाएं, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति की अपनी पहचान और उसकी संतान की पहचान आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। यही इसका असली मतलब है। एक और उदाहरण प्रियंका गांधी का है। उनका पुत्र सहम सिंह राशि में है, जिसका स्वामी है सूर्य। सूर्य। उनकी संतान के जन्म के समय यही सूर्य उनके लग्नेश बुध के साथ युति में था।
फिर से वही नियम काम कर रहा है। लेकिन नोट्स में एक बात और लिखी है जिस पर मेरा ध्यान गया। वहां लिखा है कि महिलाओं के केस में ये तकनीक 60-70% ही सटीक पाई गई है। ये प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कम क्यों है? और अगर ये 100% सटीक नहीं है तो एक ज्योतिषी इसका इस्तेमाल कैसे करता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, कोई भी एक ज्योतिषीय तकनीक अपने आप में 100% नहीं होती। ये हमेशा एक बड़ी पहेली का हिस्सा होती है। महिलाओं की कुंडली ज्यादा जटिल मानी जाती है क्योंकि उनमें चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है जो हर महीने बदलता है। शायद इसीलिए सिर्फ एक तकनीक पर निर्भर रहना मुश्किल होता है। 60-70% का मतलब है कि ये एक बहुत मजबूत संकेत है, लेकिन अंतिम फैसले के लिए नहीं। तो फिर इसे बाकी तकनीकों के साथ मिलाकर देखना पड़ता होगा। बिल्कुल। एक अच्छा ज्योतिषी इसे एक कंफर्मिंग टूल की तरह इस्तेमाल करेगा। वो पहले दूसरी तकनीकों से देखेगा, जैसे कि गुरु का 1 वर्षीय गोचर 5वें घर को कब प्रभावित कर रहा है या दशा सिस्टम क्या संकेत दे रहा है। अच्छा। जब 2-3 अलग-अलग तकनीकों से एक ही समय का संकेत मिले और फिर पुत्र सहम भी उसी तरफ इशारा करे तो भविष्यवाणी बहुत मजबूत हो जाती है। मतलब ये तस्वीर को और साफ करने में मदद करता है। बिल्कुल। ये पुत्र सहम उस बड़ी तस्वीर का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पिक्सल है। इसे अकेले इस्तेमाल करना सही नहीं है। तो आज हमने ज्योतिष की एक बहुत ही बारीक और जटिल तकनीक पुत्र सहम को समझा। हमने देखा कि कैसे दिन और रात के जन्म के आधार पर इसके नियम बदलते हैं, कैसे एक छिपा हुआ नियम पूरी गणना को पलट सकता है और कैसे पुरुषों और महिलाओं के लिए इसके मायने और इसे देखने का तरीका ही अलग हो जाता है। इस पूरी चर्चा से जो एक बात निकल कर आती है वो ये है कि ये ज्योतिषीय प्रणाली किसी एक घटना को समझने के लिए कितनी सूक्ष्म और स्तरित है। ये सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने वाली कोई मशीन नहीं है। सही। और यहीं पे मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमने आज सिर्फ एक घटना, संतान का जन्म को समझने वाली तकनीक पर बात की। अगर सिर्फ इस एक चीज को समझने के लिए ज्योतिष में इतनी गहरी, इतनी स्तरित और इतनी कंडीशनल प्रणाली मौजूद है, तो ये जिंदगी के पूरे ढांचे, हमारी किस्मत और हमारे कर्मों के बारे में कितने गहरे रहस्य समेटे हुए हो।